चलें भाई, वी आर स्टार्टिंग दिस अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर। बिस्मिल्लाह करते हैं आज पेपर 2 को। जब आप पेपर 2 सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज के हाउ दे आस्क द क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पहले तो हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे थ्योरी पेपर की। ये ओ लेवल का पेपर है, बट आई एम रिकमेंडिंग, नॉट जस्ट रिकमेंडिंग, बट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू। जो ओ लेवल के हैं, जो आईजीसीएसई के हैं, उन सबको दोनों की क्लासेस लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन स्टाइल एग्जैक्टली सेम है, बस सिर्फ एक फर्क है कि ड्यूरेशन डिफरेंट है पेपर्स की। तो आपने सारी क्लासेस लेनी है, ओ लेवल की भी, आईजीसीएसई की भी, सारे स्टूडेंट्स ने। अच्छा जी, ओ लेवल का जो पेपर है उसकी ड्यूरेशन है पेपर 2 की 1 hour 45 मिनट। दिस इज योर थ्योरी पेपर। जो आईजीसीएसई में थ्योरी पेपर है वो पेपर 4 होता है, और ओ लेवल में उसको पेपर 2 कहते हैं। वेरिएंट्स आपके अपने जोन्स के हिसाब से चलेंगे। अब अगर आप पाकिस्तान में पढ़ते हैं तो आपका वेरिएंट 2 होता है, आप यूएई में होते हैं तो आपका वेरिएंट 1 होता है, बट इट डजेंट मैटर आप कौन सा वेरिएंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरिएंट से कोई इशू नहीं है। आपको सजेस्ट ये किया जाएगा कि जब आप लास्ट के 5 years करेंगे तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल दी वेरिएंट्स। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एमसीक्यूज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्वेश्चन सीक्वेंस डिफरेंट हुई हुई होती है। थ्योरी पेपर में आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, तो आप सारे वेरिएंट चेक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं पेपर में? ऑफ कोर्स यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, देयर आर नो चॉइसेस गिवन इन पेपर, थ्योरी पेपर, बोथ फॉर ओ लेवल एंड आईजीसीएसई। अच्छा, use a black or dark blue pen. You may use an HB pencil for any diagrams or graphs. Whenever they write in the question draw, it means you can use a pencil, or whenever you are plotting a graph, you can use a pencil. Otherwise, all the answers should be written with a blue pen or a black pen. ठीक है, mostly students they prefer using a blue pen. Now, the choice of pen is up to you. इफ यू वांट टू यूज अ फाउंटेन पेन, आई वोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि पेपर में ना पीछे वो दिखना शुरू हो जाता है। तो बॉल पेन आर ओके, बट इफ यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस विद फाउंटेन पेन तो आप उस तरह करें। आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेड 10 के एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि पेपर किस तरह का होता है। तो वो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर लें। आप जेल पेन यूज करें, बॉल पेन यूज करें। अगर आप फाउंटेन पेन यूज कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने साथ बॉल पेन और पॉइंटर भी रख के लेके जाएं। अच्छा जी, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। जब भाई आप डायग्राम बना रहे हो या ग्राफ बना रहे हो, बहुत ज्यादा शार्प ना हो कि पेपर खराब कर दे वो। इरेजर आपके पास साफ सुथरा होना चाहिए, आप साफ इरेजर लेके जाएं। आप मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है जी, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, राइट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर इन द बॉक्सेस। यूजुअली इन्विजिलेटर्स वहां पे जो होते हैं दे इंश्योर के आप ये लिखें। बेटा अब आप अपना नाम अगर गलत लिख देंगे तो आप, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सेंटर नंबर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एंट्रीज पे लिखा हुआ होता है, आप वहां से देख के कॉपी पेस्ट करेंगे। सेंटर नंबर लिखने के लिए आपको पता है कि आपको शेड करने पड़ते हैं बॉक्सेस को। एमसीक्यू पेपर में जो बबल शीट आती है आपके पास, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो आपके लिए एक न्यू चीज होगी, क्योंकि ग्रेड 10 में आपने एमसीक्यूज नहीं दिए। तो वो जब आप एमसीक्यू पेपर होगा तो उस वक्त बात करेंगे उसकी। राइट योर आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसके बारे में हम आगे अभी चलते चलते बात करेंगे जब हम आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। डू नॉट यूज एनी इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। बेटा नो हाइलाइटर्स, नो कलर्ड पेन्स एक्सेप्ट फॉर ब्लू एंड ब्लैक पेन। कोई भी हाइलाइटर आप यूज नहीं करेंगे। कुछ कोई ऐसी चीज जो आपके पास वाइटोज होते हैं या करेक्शन फ्लूइड्स होते हैं, आप कुछ यूज नहीं करेंगे। अगर कोई चीज गलत होती है यू जस्ट हैव टू सिंपली क्रॉस इट विद वन लाइन ओनली। क्रॉस भी वन लाइन की तरह करना, इस तरह से क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे तो ये टाइम टू टाइम बातें होती रहेंगी, बहुत सारी क्लासेस है हमारे पास। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन अ बारकोड। बारकोड इज बेसिकली यूज टू रीड आउट योर पेपर। आपका पेपर नंबर रीड करने के लिए यूज होता है, तो इन बारकोड्स में आपने कुछ नहीं लिखना। ये पेपर में जगह जगह आपको गिवन होंगे, इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे। You may use a calculator. In chemistry, in all the components, calculators are allowed for O level and IGCSE both. चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, एमसीक्यू हो, थ्योरी हो, एटीपी हो, पेंसिल अलाउड है। अच्छा जी, यू शुड शो ऑल योर वर्किंग एंड यूज अप्रोप्रिएट यूनिट्स। इनके बारे में क्वेश्चंस करते करते बात होगी। क्वेश्चन पेपर के मार्क्स गिवन है आपके पास, और प्रोडिक्ट टेबल जो है वो गिवन होगा आपका एमसीक्यू पेपर में और थ्योरी पेपर में। एटीपी पेपर में आपके पास प्रोडिक्ट टेबल गिवन नहीं होगा, बट प्रोडिक्ट टेबल से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको एटीपी पेपर में गिवन होगी।
अच्छा, टेस्ट फॉर आइंस का टेबल और टेस्ट फॉर गैसेस का टेबल एमसीक्यू और थ्योरी पेपर में गिवन नहीं होगा, ठीक है। वो आपके पास सिर्फ एटीपी पेपर में गिवन होगा, बाकी आपको वो याद करके जाना है। अच्छा, कुछ पेपर में विद इन द पेपर दे आर you are given blank pages. These blank pages are for your rough work. You can easily do rough work on the blank pages. If you want to cross it, it's up to you. अगर cross नहीं करना तो blank pages वाली चीजें check नहीं होती हैं unless कि आप पेपर पे लिखें, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको क्रॉस कर दें अगर कोई रफ वर्क आपने किया है। आप इन ब्लैंक पेजेस को अपना आंसर लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं इन दोज केसेस जब आपके पास यहाँ पे कुछ लाइंस में कमी पड़ जाए या आप कुछ गलत लिख दें, उसको क्रॉस करके आपके पास जगह ना हो। ये सारी बातें टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व करेंगे वो होती जाएगी। प्रोडक्ट टेबल सेपरेटली गिवन नहीं होगा, इट विल बी अटैच एट द बैक ऑफ योर पेपर। यू हैव टू turn all the pages to go to the product table, ठीक है। it won't be given to you separately। कोई ऐसी हरकत नहीं करना कि प्रोडक्ट टेबल फाड़ के सामने रख लें। पेपर जो है आपका वो बुकलेट की फॉर्म में होता है, जैसे बुक के पेजेस होते हैं इस तरह से पेपर होता है, लीफलेट्स नहीं होते अलग अलग, ठीक है। मेथड मार्क्स क्या है, ये सारे हम जब न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे पेपर करते करते तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। रफ क्रॉस कैसे करना है, रफ वर्क कैसे करना है, ये सारी चीजें अब डिस्कस होंगी। अच्छा, अब देखिए पहली क्लास है इसलिए मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब जो हमारा ईयरली पास पेपर्स करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यू शुड बी एबल टू नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स। अच्छा, साइंसेस के सब्जेक्ट्स में वैसे एज सच कोई नीड नहीं होती है कि यू लर्न के स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर्स को, वो आपकी पीएचडी इस्लामियत वगैरह में होती है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जरूरी हैं जो आपको सीखने हैं। हम जब ईयरली पेपर्स करेंगे, जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के पीछे का बैकग्राउंड भी डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन इस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इसके लिए आपको क्या क्या और चीजें याद होनी चाहिए। ये चीजें मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं इस पेपर्स पे लिख दूं। आपके पास स्केड्यूल गिवन है, आप चाहें तो पहले से पेपर प्रिंट आउट निकाल के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और क्लास के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं और उस पर ड्यूरिंग क्लास चीजें लिख भी सकते हैं। तो नोट टेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अभी ये पास पेपर सॉल्व करते करते। और इन केस अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है, जस्ट टेक अ नोटबुक, राइट द ईयर नंबर, राइट द क्वेश्चन नंबर एंड कीप मेकिंग योर नोट्स। मोर ओवर, इस पेपर को सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, ईयरली पेपर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन कि आपके पास कौन सा ऐसा टॉपिक है जो प्रिपेयर्ड नहीं है, आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे आफ्टर एवरी पेपर। आज यहां से जो आप चीजें देखेंगे कि जिसमें आपकी प्रिपरेशन वीक है, उन टॉपिक्स को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे, वो आपको पता लग जाएगा, आप साथ साथ लिखते जाएं कि भाई मुझे ये नहीं आता, ठीक है जी। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 सेज Figure 1.1 shows the electronic configuration of 5 atoms A, B, C, D and E. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ओ लेवल का एक बहुत ही वो कांस्टेंट क्वेश्चन है जिसमें he either gives you a list of some elements or compounds and asks you to choose from those। और यहाँ पे इसने compounds elements नहीं दिए हुए, atoms दिए हुए और उनके स्ट्रक्चर बनाए हुए। Answer all the question about these electronic configuration। Each electronic configuration may be used once, more than once or not at all। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ऑप्शन आप यूज कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इनमें से जो गिवन ऑप्शन है वो दो आंसर्स में आप लिख रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। State which electronic configuration A, B, C, D or E represents an atom of a noble gas। Now noble gases are group 8 elements that have complete valence shell electrons। तो किसमें आपके पास complete valence shell है, that is B, जिसमें आप देख सकते हैं total 8 electrons है, that is B। इन केस नोबल गैस अगर हीलियम हो तो हीलियम के पास वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हीलियम एटम हैज ओनली 1 शेल। तो वो भी देख के आप पहचान जाएंगे कि वो भी नोबल गैस है। आप उसको ग्रुप 2 एलिमेंट नहीं कहेंगे बल्कि आप उसको नोबल गैस कहेंगे, क्योंकि इफ your atom has only 1 shell and it has 2 electron in its valence shell, that has to be a helium atom and it is a noble gas। Question part 2 says an atom of an element that is used in food containers because of its resistance to corrosion। फूड कंटेनर्स में जो हम मेटल यूज करते हैं डेट इज एल्यूमिनियम, ये बात आपको याद होनी चाहिए फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स। नाउ यू हैव टू फाइंड एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस ए बी सी डी और ई। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू कैन गो टू द periodic टेबल, यू कैन सी द atomic number of aluminum or the number of electrons in the aluminum atom। Aluminum has an atomic number of 13, it means
if you make the electronic configuration of aluminum atom has 3 shells. Aluminum की electronic configuration बनेगी 2,8,3. Now you have to find an atom with 3 shells having 3 electron in its valence shell, and that is E. तो हम यहाँ पे aluminum metal ढूंढ रहे थे. Part 3 says an atom of an element in group 5 of the periodic table. Group 5 element all have 5 valence electrons. So you have to find an atom which has 5 valence electrons. और वो कौन सा है आपके पास? This is your option D, जिसके पास valence shell में 5 electrons है. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, सिमिलरली जैसे एटीपी की क्लासेस हुई थी, मिस उसवा इज द को होस्ट. आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप मिस उसवा से भी पूछ सकते हैं. An atom of an element in period 3 of the periodic table. देखिए भाई, हमने periodic table जब पढ़ा था या जब हमने atomic structure पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि periodic table is divided into vertical columns and horizontal rows. Group numbers are represented by the number of valence electrons, whereas your period numbers are represented by the number of shells in the atom. If any atom is from period 3, it means it must have 3 number of shells. तो इनमें से कौन से एटम के पास 3 shells हैं वो आपका period 3 element होगा. And that is again your element E, जो कि हमने एल्यूमिनियम में भी चूज किया है. ठीक है, इसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 1, 2, 3. सो इट हैज 3 शेल्स. तो दैट इज एलिमेंट E. अब देखें E 2 बार यूज हुआ है, हो सकता है क्योंकि उसने लिखा हुआ है each element can be used once, more than once, or not at all. An atom that forms a stable line with a charge of 2 negative. अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, all group 1 elements they make a charge of positive 1. All group 2 elements they have 2 valence electrons, they lose 2 electrons and get a charge of positive 2. All group 3 elements they form a charge of positive 3. Group 4 elements they do not form an ion, they do covalent bonding. Group 5 elements they have 5 valence electrons, and in order to achieve stability they gain 3 electrons, that's why they get a charge of negative 3. Group 6 elements, they have 6 valence electrons, and in order to complete their octet, they gain 2 electrons and they get a charge of negative 2. Group 7 elements, they gain 1 electron and they get a charge of negative 1. So negative 2 charge comes on those elements that are from group 6. तो group 6 के element को आप कैसे ढूंढेंगे? Atom of group 6 element must have 6 valence electrons. तो इन सारे ऑप्शंस में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस एटम में है वो आपको देखना है. तो भाई कौन सा है जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? दिस इज योर ऑप्शन सी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. योर एटम सी इज फ्रॉम ग्रुप 6, जिसपे चार्ज क्या आएगा? negative 2. राइट, मूविंग ऑन. Deduce the number of protons and neutrons in the vanadium atom as shown. Number of protons कैसे पता चलेंगे आपको? From the atomic number. Now which one of these is the atomic number? See, if you see the periodic table, atomic numbers are written at the top of the symbol and nucleon numbers are written at the bottom of the symbol. However, if you see the past paper questions, they write the atomic number at the bottom of the symbol. You do not have to get confused with this. आपने बस ये देखना है जो smaller number है, that is your atomic number, that tells you about the number of protons and also about the number of electrons. The 23 tells you about the number of protons, which is the atomic number. It means this particular atom of vanadium must have 23 protons as well as 23 electrons. And how do you find the number of neutrons? You have the formula, which is nucleon number, which is also the mass number, is equals to sum of protons and neutrons. You know the number of protons, which is 23. You have to find the number of neutrons. Nucleon number is 51. So it would be 51 minus 23. That would give you 28. That's it. Right? So far, so good. अभी तो बहुत आसान काम था. Moving on. Now the question number 2 is looks like it is from the chapter metals. Question number 2 says iron is extracted in the blast furnace by the reduction of iron 3 oxide. The process is made up of 3 steps. In step 1, carbon burns in air to produce carbon dioxide. Better now realize it. You have seen the question from the extraction of metals. आपने extraction of iron पढ़ा हुआ है blast furnace में from the hematite ore. अब आपने देख लिया ना कि यहाँ पे वो उसके steps पूछ रहे हैं. तो अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आफ्टर डूइंग दिस पेपर और वाइल डूइंग दिस पेपर, अभी तो क्लास हो रही है बट व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, मेक श्योर ओपन द चैप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और उसकी इक्वेशंस को वहीं पे एक बार रिवाइज कर लें. तो ऐसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको चीजें बहुत पक्की याद हो जाएंगी. नाउ this says the process is made up of 3 steps. In step 1, carbon burns in air to produce carbon dioxide.
Yes, the first reaction equation is where carbon burns with oxygen to produce carbon dioxide. This carbon dioxide further burns with remaining coke to produce carbon monoxide gas. Remember, this carbon monoxide gas act as a real reducing agent. अब ये कह रहा है गिव वन अदर रीजन व्हाई द कार्बन इज बर्न इन द एयर इन द ब्लास्ट फर्नेस. देखो कार्बन बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रियल रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर. राइट. अच्छा जी. अब आपने वो कह रहा है कि एक और रीजन बताएं. देखिए ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इट विल रिलीज हीट एनर्जी. आप ब्लास्ट फर्नेस को हीट कर रहे होते हैं बट दिस रिएक्शन ऑल्सो रिलीजेस हीट एनर्जी. तो ये आपके पास विन विन सिचुएशन है. तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी फॉर द रिएक्शन. प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. अच्छा बेटा जो हैंड रेस कर रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैं मिस कर गया हूं तो आप मिस उस्वा को भेज सकते हैं. मिस उस्वा यहाँ पे हैं एज अ को होस्ट. आप उनको भी प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं. मिस उस्वा नहीं है. उप्स, उस्वा को लिंक नहीं भेजा हमने. अच्छा आप यहाँ भेज दें. मिस उस्वा को भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी आ रही लगता है. अच्छा भाई चलो. आप मैं आपके जो आप हैंड रेस कर रहे हैं ना बेटा, जरा मुझे चैट में लिख दो क्या आपका क्वेश्चन है. मैं देख लूंगा. अच्छा जी आगे कह रहे हैं इन स्टेप 2 कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन. स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हेल्थ. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस. ठीक है. टॉक्सिक भी लिख सकते हैं या पॉइजनस भी लिख सकते हैं आप इसको. इन स्टेप 3 iron 3 oxide is reduced by carbon monoxide. Write a state write the symbol equation. Symbol equation is your normal chemical equation. ठीक है. ये कोई अलग चीज नहीं है आपके पास. अब क्या होती है इक्वेशन, ये आपको सारी ऑर्डर में याद रखनी है. कार्बन बर्न्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड देन रिएक्ट्स विद हेमाटाइट ओर व्हिच इज Fe2O3. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यू विल गेट आयरन इन एलिमेंटल फॉर्म. द होल पर्पस ऑफ दिस रिएक्शन इज टू reduce the Fe3 positive ions to Fe atoms and you will also get carbon dioxide as a byproduct. अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. देखो मैंने आपको ये कहा हुआ है क्लास में पढ़ाते वक्त, मेक श्योर कि इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप ऑलरेडी याद करके जाएं. आप एग्जाम में बैठ के बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन की तो आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हैं. तो बेटर ये इक्वेशन बार बार आती है, आप इसको रिवाइज करें, याद करें. बस आप इसमें से कोई एक चीज याद कर लो ना. जैसे मैंने याद किया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वी हैव टू पुट 3 मोल्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वी हैव टू पुट 3 मोल्स. और iron on the left hand side we have 2 irons, so we have to put 2 moles of iron on the right hand side. Now if you see the oxygen atom, 3 oxygen, 3 plus 3, 6 oxygen on the left hand side, 3 with carbon monoxide and 3 with iron oxide. And if you see on the right hand side you have 6 oxygen with carbon dioxide. So this equation is balanced. अच्छा जब देखें इक्वेशन में, अब आपके पास ना इक्वेशन जो है वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन के. एक तो वो इक्वेशन जो आपने याद की हुई हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी आती है जिसमें आपको वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बता देता है. वो आपको इक्वेशन खुद ही डेवलप करनी होती है. उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपको पता होते हैं. यू जस्ट हैव टू बैलेंस दैट इक्वेशन. और कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें वो आपसे कहता है राइट द स्टेट सिंबल्स विद द इक्वेशन, और उसका फिर एक अलग से एक मार्क होता है. अभी इसमें यहाँ पे स्टेट सिंबल्स नहीं कहा हुआ है. अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है तो दिस सिंबल इज नॉट द स्टेट सिंबल. इज सेइंग सिंबल इक्वेशन. सिंबल इक्वेशन मींस कि आप फॉर्मूला लिखें. क्योंकि कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं पूरा, आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड. होते हैं ऐसे. इसलिए उसने क्या करा रिसेंट ईयर्स में, अब उसको सिंबल इक्वेशन कहना शुरू कर दिया. अगर वो सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं ना तो वो बच्चे नाम लिख के आ जाते हैं. ठीक है. और जब नाम लिखते हैं तो वो बैलेंस भी नहीं करते. तो आपको सिंबल इक्वेशन कह रहा है तो आप नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे. बट इफ ही सेज राइट स्टेट सिंबल्स तो वो स्टेट सिंबल्स फिर आपको अलग लिखने होते हैं. अगर आप इस इक्वेशन में स्टेट सिंबल्स लिख भी देंगे तो आपके मार्क्स पिनलाइज नहीं होंगे इनकेस अगर आप गलत लिख देते हैं, क्योंकि उसने मांगे ही भी नहीं है. ठीक है. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके स्टेट सिंबल्स क्या हैं, तो इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड सॉलिड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है. आयरन मेटल जो बनता है
वो मोल्टेन फॉर्म में बनता है, तो वो लिक्विड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है। अच्छा भाई, मिस उसवा इज बैक। नेम लिख के बैलेंसिंग नहीं करना, वो जब भी तो सिंबल सिंबल लिख रहा है बार बार। नेम लिख के बैलेंसिंग नहीं, नेम लिख के कैसे बैलेंसिंग करोगे आप? फॉर्मूला होगा तो आप बैलेंसिंग करोगे ना। एक्सप्लेन वाई कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस। जो इसकी रिएक्शन की लास्ट इक्वेशन थी, वी वर एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड, एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सैंड इंप्योरिटीज, so it helps removing the sand impurities from the molten iron। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to produce calcium oxide। You can also write the name of calcium oxide, ठीक है। And it would be better if you write the equations। इक्वेशन वैसे याद तो आपको करनी है, आप इक्वेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, बेसिक ऑक्साइड, रिएक्ट्स विथ sand impurities and removes them। Basically, the purpose of adding calcium carbonate is to remove sand impurities। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे इक्वेशन भी लिखना चाह रहा हूँ। मुझे उसने जो लाइंस दी हुई है वो 3 लाइंस दी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि अगर मैंने तो पूरी बात लिख दी है, वैसे मार्क्स मिल जाएंगे इस पे 2 मार्क्स। बट इन केस अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करने चाह रहे हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ लाइंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो छोड़ दें। आप लिख सकते हैं, आप नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं है। हर क्वेश्चन में तो नहीं करोगे ना ऐसा, कुछ एक दो क्वेश्चन में कर दोगे, तो आप इसको लिख दो नीचे। आप छोड़ो नहीं कुछ भी। देखिए, एक्स्ट्रा चीज लिखने का मार्क्स नहीं कटेंगे अनटिल और अनलेस वो आपकी पहली भी लिखी हुई चीज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए। ये तो कोहेरेंट है ना इससे। क्या फॉर्मूला, क्या इक्वेशन थी इसकी? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सैंड इंप्योरिटीज विच इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड विच इज कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम मोल्टेन स्लैग कह रहे थे। ठीक है भाई। Now part C says iron is a transition element. Transition elements have high melting and boiling point. State 2 other properties that are typical of transition element but not group 1 metals। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई, ऑल ग्रुप 1 मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव टू राइट दोस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स व्हिच आर डिफरेंट फॉर ट्रांजिशन मेटल एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स, जो ग्रुप 1 की ना हो। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, एज कंपेयर टू अदर ग्रुप और ऑल अदर प्रोडक्ट टेबल एलिमेंट्स। बाकी प्रोडक्ट टेबल में जो मेटल्स होते हैं उनसे कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं। अब देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली बात इन्होंने लिख दी है, तो आप यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख देंगे, और तो और हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखने के बाद नीचे पता है क्या लिख देते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट। वो कहते हैं कि दो प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। पहली बात तो इनमें से ना तो ये एक्सेप्ट होगी ना ये एक्सेप्ट होगी। चलो, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नहीं होता, तो उसमें भी अगर आप हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं तो वो एक प्रॉपर्टी काउंट होगी। ये तो अलग अलग प्रॉपर्टीज काउंट नहीं होती हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी काउंटेड एज वन प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। आप लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज they form colored compounds and they form variable oxidation states। हम जितनी भी हैं सारी लिख देते हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ you were supposed to write two properties only। they have variable oxidation states और oxidation numbers। oxidation state को आप oxidation numbers भी कहते हैं। and they act as a catalyst। ग्रुप 1 के मेटल्स तो आपने कहीं यूज होते हुए नहीं देखे कैटलिस्ट के तौर पे। act as a catalyst। ठीक है।
अच्छा जी, अब बेटा अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जो कलर्ड कंपाउंड्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात है, इनफैक्ट जो कैटलिस्ट वाली बात है, ये सारी तीनों प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं एज अ इन द हेडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इनको केमिकल प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है वो सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखते हैं। तो उसने कहा था स्टेट टू अदर प्रॉपर्टीज that are typical of transition element। उसने स्पेसिफिकली तो नहीं कहा ना कि यू हैव टू जस्ट टेल द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वाली अगर वो कभी कह दे कि जस्ट राइट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई डेंसिटीज। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी आता है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी आता है, लेकिन वो तो ग्रुप वन का भी होता है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा था वो प्रॉपर्टीज बताएं जो डिफरेंट हो फ्रॉम ग्रुप वन मेटल्स। इसलिए मैं यहाँ पे मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाली बात नहीं लिख सकता। इन केस अगर वो कहता है कि जनरल प्रॉपर्टीज बताएं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो यस यू कैन राइट हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटीज, malleable एंड डक्टाइल एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा हुआ था यू जस्ट हैव टू स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दैट आर टिपिकल फॉर ट्रांजिशन मेटल एंड नॉट ग्रुप वन मेटल्स। तो वहां पे हमने हाई गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी वाली बात नहीं की है। बाकी दूसरा एक टाइप का इसका क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू राइट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ ये दो आती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटीज। और बाकी की जो कलर्ड कंपाउंड्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी है या एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, वो केमिकल प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात इस क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई है, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे क्योंकि पूछता है। Yes, you can also say transition metals are usually harder as compared to group 1 metals. ठीक है, and moreover one more chemical property, if you are trying to differentiate between transition metal and group 1 metal, group 1 metals are very reactive. In fact, group 1 metals are the most reactive metals of the periodic table. अगर आपसे वो ये कहते हैं ना कि टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स बताएं, तो ग्रुप 1 मेटल की टिपिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ द periodic table. Yes, Aisha, you can say they are hard but not soft. Group 1 metals are soft. Transition metals are usually harder than group 1 metals. रिएक्टिविटी की बात बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी ना जहां पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाए वो रिएक्टिविटी है। अब आप कहेंगे कि कलर्ड कंपाउंड्स बनाने में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कैसे है, तो वो आप ग्रेड 11 में तो नहीं सीख सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखें कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजिंग विद जिंक। अब गैल्वेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब गैल्वेनाइजेशन में हमने क्या किया था, देखिए हमने ना दो तरह की प्रोटेक्शन पढ़ी थी, एक थी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और एक थी सरफेस प्रोटेक्शन। सरफेस प्रोटेक्शन में वी कैन कोट आयरन और स्टील विद एनीथिंग लाइक पेंट, ग्रीस, प्लास्टिक। अगर मैं किसी एक और मेटल को किसी आयरन मेटल पे कोट कर रहा हूं, तो देखें अब जिंक मेटल से ही कोट क्यों किया? अब जिंक तो मोर रिएक्टिव मेटल है देन आयरन। जिंक मेटल से इसलिए कोट किया कि जिंक फर्स्ट इट प्रोवाइड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, लेकिन टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जिंक की लेयर्स जो है वो हटती जाएंगी एंड आयरन विल गेट एक्सपोज टू द एयर। जब आयरन एक्सपोज टू द एयर होता है तो यहाँ पे इट comes in contact with the oxygen and moisture in the air and it gets rusted. But until or unless even a tiny small piece of zinc is connected to the iron metal, zinc will keep providing the sacrificial protection. जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, तो जिंक पहले सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और जब वो वेयर एंड टेयर की वजह से हटना शुरू हो जाएगा तो इट विल कीप प्रोवाइडिंग दिस आयरन पाइप और एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द आयरन अ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या आती, वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल इज कनेक्टेड टू द लेस रिएक्टिव मेटल, एंड जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। और आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ऊपर होता है आयरन से, फिर आयरन आता है। तो जिंक इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो टू डिफरेंट वेज आपने लिखना है। एक क्या है आपके पास, इट प्रोवाइड्स सरफेस प्रोटेक्शन, फॉर्मिंग अ protective layer, and second, zinc provides sacrificial protection .
to iron as it is more reactive and corrodes. अब आयरन की कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं, लेकिन बाकी सारे मेटल्स की ऑक्सीडेशन को हम कोरोजन ही कहते हैं। एंड कोरोड्स इन प्रेफरेंस टू द आयरन। प्रेफरेंस मतलब आयरन के बदले वो खुद कोरोड हो जाता है। ठीक है। हाँ, अब आएगा ना सवाल, क्या हम आंसर को पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि हम आंसर पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते? थ्योरी पेपर का आंसर कितने लोगों को लगता है कि पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके माइंड में एक, ओ गॉड इतने सारे। ओके, देखें भाई, पॉइंट फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं। यू आर अलाउड टू राइट इन द पॉइंट फॉर्म। इन फैक्ट द एग्जामिनर प्रेफर्स राइटिंग द आंसर्स इन द पॉइंट फॉर्म, क्योंकि चेक करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास स्पेस है एंड इफ यू कैन राइट इट इन द पॉइंट फॉर्म, दैट इज मोर एडवाइजेबल। ठीक है, आंसर चेक करना इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए। अब ये बात स्पेसिफिकली लिखते नहीं है कहीं पे वो कैम्ब्रिज वाले। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? हमें पता चलती है जब हम एग्जामिनर की वर्कशॉप लेते हैं। एज ए टीचर जब मैं एग्जामिनर की वर्कशॉप में बैठता हूँ तो ये सवाल हम करते हैं उनसे, हम बहुत सारी चीजें पूछते हैं उनसे। ठीक है, कि किस तरह से क्रॉस करना है, कहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, ब्लैंक पेजेस पे लिख सकते हैं, लाइन से नीचे लिख सकते हैं। तो यस, पॉइंट फॉर्म में आप आंसर्स को लिख सकते हैं। आपके पास जो मिसकंसेप्शन आता है वो आता है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पेपर से। वहां पे आप आई गेस इस्लामियत में आप पॉइंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनके एक अपने अलग रूल्स हैं। हमारे केमिस्ट्री के पेपर में ये रूल्स हैं, आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर देखो वली, आपका पेपर स्मूथली चेक होगा तो आपके डिस्टिंक्शन के चांसेस बनेंगे वहां से। ठीक है, आपके डिस्टिंक्शन के चांसेस कहाँ से बनते हैं? जब आप अपना पेपर के जो आपने जो आंसर्स है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितने आप वर्डिंग्स मार्किंग की से उठाएंगे वो याद करेंगे और वो वर्डिंग रेसिप्रोकेट करेंगे आंसर्स में, तो आपके उतने ज्यादा अच्छे ग्रेड के इनफैक्ट डिस्टिंक्शन के चांसेस बनेंगे। ठीक है जी। ओके, Party says the equation shows the reaction of iron with steam in a closed container. Predict and explain what happens to the position of equilibrium when the pressure is increased. The temperature remains constant. We have three factors that can affect the position of equilibrium: pressure, concentration, and temperature. But the effect of pressure is only applicable for gaseous reactants only or gaseous products. ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स आपको आज की क्लास में रिकॉल करना है, ये आपका होमवर्क है। हाउ डू दे अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द फैक्टर ऑफ pressure, right? Now you have to see whether do you have gases present in this reaction or not. Yes, we have gases present. On the left hand side, we have 4 moles of steam. So you have to see the total number of moles of gases on the left hand side of the equation and total number of moles of gases on the right hand side of the equation. Right hand side pe we have only hydrogen gas with 4 moles. Now, if the moles of gases are equal on both these sides, increasing or decreasing the pressure won't shift the position of equilibrium. Let's say if there were more number of moles, let's say if there were 5 number of moles on the left hand side of the equation and 3 moles on the right hand side of the equation, then the increasing the pressure would shift the position of equilibrium towards the side where number of moles of gases are fewer. And the reason being because यही तो reason है इसका कि moles of gases कम है. But as in this question the moles of gases are equal, increasing or decreasing the pressure will not affect position of equilibrium. So your prediction should be no effect. However, if asked whether would this increase the rate of reaction, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे? यस, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। और जितने टाइम्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा उतने ही टाइम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल हैं, तभी तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं हो रहा। So there will be no effect on the position of equilibrium as you have same number of moles of gases on the left and right hand side of the equation. तो आप explanation में क्या लिखेंगे? As number of moles of gases are same on both sides of the equation.
ठीक है बेटा, आज का आपका होमवर्क है, you have to recall the factors affecting position of equilibrium. Fe3O4 reacts with concentrated hydrochloric acid. The products are iron 2 chloride, iron 3 chloride, and a liquid that turns blue, cobalt 2 chloride, paper pink. Cobalt 2 chloride is used to test for water. और cobalt 2 chloride का जो कलर होता है anhydrous cobalt 2 chloride का वो होता है blue color. But when it reacts with water, it turns pink in color. ठीक है, जब इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हो जाता है, 6 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच्ड होता है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है. दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड. दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड एंड द राइट साइड इज हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड. ये हमने केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में पढ़ा है. अच्छा, अब ये वो वाली इक्वेशन की एग्जांपल है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स नहीं पता, ना आपने ये रिएक्शन इक्वेशन कभी पढ़ी है ना आप पढ़ेंगे. इसमें आपको सब बताया हुआ है. रिएक्टेंट्स क्या है? फर्स्ट रिएक्टेंट इज Fe3O4 reacting with hydrochloric acid to produce products which is iron 2 chloride. Now you should know how to make the formula of iron 2 chloride. Iron has a charge of 2 positive, chloride comes from group 7, that's why it has a charge of -1. You cannot further simplify these two numbers. 2 and 1 are already in the simplest form. So you will just write 2 with iron under the subscript of chlorine and 1 of chloride under the subscript of iron. So the formula you're going to get would be FeCl2, or iron 3 chloride के लिए it should be FeCl3. And a liquid that turns blue cobalt 2 chloride water pink is water, H2O. यहाँ पे आप लिखेंगे H2O. Now all you have to do is balance this chemical equation. You are not supposed to write these state symbols. You just have to write the normal chemical equation जिसको वो symbol equation कहते हैं अब. ठीक है जी. केमिकल इक्विलिब्रियम अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड का चैप्टर है, रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से पढ़ा है हमने. Now how would you balance this equation? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. 1 mark is just to write the reactants and product correctly, क्योंकि आपने formula making भी की है इसमें, and the other mark would be awarded if you balance this equation correctly. In case if you just write the reactants and product and unable to balance this equation, तो आपको 1 mark मिलेगा. अच्छा, बैलेंसिंग में अब ये ट्रायल एंड एरर वाली बैलेंसिंग है. इस इक्वेशन की हमने ना ये इक्वेशन पढ़ी है ना हम कभी ये पढ़ेंगे. ये इक्वेशन आपने बस यहीं से देख के बनानी थी और बैलेंसिंग आपने ट्रायल एंड एरर से करनी है. अब इन केस अगर आपसे ये इक्वेशन विद इन अ मिनट बैलेंस हो जाती है तो स्पेंड टाइम ओवर इट, अदरवाइज लीव दिस इक्वेशन और आप आगे बढ़ जाइएगा. कभी कभार इक्वेशन फौरन बैलेंस हो जाती है, कभी कभार वो आपका पूरा टाइम खा जाती है. तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही तो मैं करता रहूं. बी स्मार्ट अबाउट इट. 1 मार्क के लिए आप पूरा पेपर जाया नहीं करेंगे अपना. ठीक है जी. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गिवन थे, आपने सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट किए. अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मोल्स ऑफ HCl 8 आएंगे और 2 FeCl3 और वाटर के मोल्स 4 आएंगे. ठीक है, कैसे बैलेंस हुई है? ट्रायल एंड एरर से बैलेंस हुई है. लिक्विड वाटर है, कैसे पता चला? ये टेस्ट फॉर वाटर है हमारे पास जो केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं. अगर किसी ने केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है तो जब वो पढ़ लेंगे आप तो आपको पता होगा कि ये वाटर की बात चल रही है. ठीक है जी. प्रेशर इंक्रीज करोगे, गैसियस रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगा ना. पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल विल मूव क्लोज टू ईच अदर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज. ओ यस, सॉरी, दिस इज Fe3O4. Fe3O4 है. थैंक यू. चलें भाई आगे. तो ये इक्वेशन आप प्रैक्टिस करें बैलेंसिंग की बगैर देखे इसको. ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई. देखो ना, आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैव 3 आयरन, राइट हैंड साइड पे भी हैव 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 है एंड 4 1s are 4. क्लोरीन वी हैव 8 क्लोरीन, 3 2 3 6 to 8. बैलेंस है बेटा इक्वेशन. इक्वेशन इज बैलेंस. आप देखिएगा बाद में इसको. अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया. फिगर 3.1 shows apparatus used for electrolysis of dilute sulfuric acid. This is dilute का मतलब पता है ना? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे? एनोड पे. इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ी हुई है, आप याद करके जाइएगा, बार बार पूछी जाती है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ आयन, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ आयन. सल्फेट आयन, वाटर में से आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों आएंगे. सल्फ्यूरिक एसिड में से सिर्फ H पॉजिटिव और सल्फेट आयन आएगा. डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस. बहुत टाइम बाद इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन पूछी है. हमारे क्लास नोट्स में पहली डेफिनेशन ही इलेक्ट्रोलिसिस की है. इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट.
नाउ यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इज, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, इट इज द decomposition of electrolyte. Electrolyte is your aqueous solution, या aqueous भी हो सकता है या molten भी हो सकता है, aqueous, or you can just write aqueous or molten liquid with free ions by passing electric current through it. Yes, you can write breakdown as well. Decomposition means a breakdown भी लिख सकते हैं, it is a breakdown of ionic compounds, or you not just the ionic compounds ना, you can molten ionic compound भी होता है, aqueous भी होता है, और इनफैक्ट acids जो है aqueous acid, ये जो आप electrolysis अभी ऊपर दी हुई है, this is not an ionic compound, this is just simple covalent molecule, but as it is an acid, it is ionized into water, तो ये free ions दे रहा है आपको, इसलिए मैंने फ्री आइंस वाली बात को प्रेफर किया लिखना। आप इसको अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, और उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लिक्विड दैट कंटेन्स फ्री मूविंग आइंस। ठीक है, इफ यू जस्ट वांट टू राइट अ लिक्विड दैट कंटेन्स फ्री मूविंग आइंस, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट के साथ लिख दिया, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है अभी। ठीक है, सिर्फ मोल्टेन लिक्विड तो लिखना काफी नहीं होगा ना, एक्वस आयनिक कंपाउंड भी तो, उनकी भी तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एसिड्स की भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एसिड्स आर नॉट आयनिक कंपाउंड, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट को, इट वुड बी बेटर अगर आप सिर्फ ये लिख दे लिक्विड विद फ्री आयंस, तो इनफ हो जाएगा। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये बात आपको जरूर लिखनी है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। डिकम्पोजिशन की जगह यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड ब्रेक डाउन। ठीक है भाई, label the anode on figure 3.1. Anode is your positively charged electrode, so positive terminal se connected electrode is your anode. Now the next question says name the products at the cathode. Cathode is your negatively charged electrode, and which ion will move towards the cathode? This H positive ion. H positive ion जाएगा ना cathode पे, negatively charged electrode पे, तो जब H positive ion जाएगा तो वो reduce होगा cathode पे. Cathode is the electrode where reduction takes place, and the equation for the reduction of H positive ion is this. So the product you are getting is hydrogen gas. अब आप इसमें ना H2 लिख के छोड़ देते हैं, बेटा do not write H2 over here because he is asking you to name the product. इस इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है, आप लिख देंगे कि क्या गलती की है मैंने, H2 निकल लिया मैंने लिख दिया, आपको उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है नेम लिखना है। अगर वो कुछ नहीं कहता, राइट अबाउट द प्रोडक्ट फॉर्म एट द कैथोड, यू कैन हैव रिटन द सिंबल और द नेम, इट्स अप टू यू, बट यहाँ पे नेम कहा हुआ है तो मेक श्योर कि आप हाइड्रोजन गैस लिखें यहाँ। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट द एनोड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन, आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द एनोड। देखो एनोड और कैथोड की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम हाफ इक्वेशंस कहते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन बनती है, मिलाने वाला काम हमने करना नहीं होता। अब एनोड की इक्वेशन लिखनी है, अब एनोड पे कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा डाइल्यूट में निकलता है, सल्फेट तो निकलेगा ही नहीं, सल्फेट तो कभी भी नहीं निकलता चाहे कंसंट्रेटेड भी क्यों ना होता। तो हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन आपको याद करनी है, यू हैव टू क्रैम दी ऑक्सीडेशन इक्वेशन फॉर द हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच इज 4OH नेगेटिव, O2 एंड 2H2O एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इन केस आपको याद नहीं है तो आप आज टारगेट बना लें कि आप हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन याद करेंगे, तो तो फायदा हो जल्दी करने का। Name a suitable element other than graphite that is used for the electrodes in this electrolysis. If you want to perform inert electrolysis, you can use two types of electrode, graphite electrode or the least reactive metal electrode, which is your platinum. ठीक है भाई, platinum electrode use कर सकते हैं। And the next question is, looks like it is from organic chemistry. This question is about alkanes and alkenes. Alkanes are those hydrocarbon with carbon-carbon single bond. कार्बन, बेटा कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं लिखोगे, ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड ही तो है, वो तो उसने ऑलरेडी लिख दिया है ना, ग्रेफाइट की जगह वो अगर कार्बन लिख देता तो एक ही बात होती, कार्बन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा भी alkenes are those hydrocarbon with a carbon carbon single bond. Alkenes are those hydrocarbons with a carbon carbon double bond. Alkenes को हम saturated hydrocarbon भी कहते हैं, alkenes को हम unsaturated भी कहते हैं।
Butane belongs to alkane homologous series. Members of the homologous series have the same functional group and the same general formula. State two other characteristics of a homologous series. हमने जो characteristics पढ़ी हैं वो क्या है? Members of the homologous series, they follow the same functional group, they have the same general formula. Each member differ by CH2. Each member, अब जो दो ऑलरेडी उसने लिख दिया आप वो नहीं लिख सकते. कुछ बच्चे ना ये लिख के आ जाते हैं they have same functional group. नहीं, each member differ by CH2 unit. मतलब methane to ethane to propane to butane. If you see, one carbon and two hydrogen atoms are increased ना. methane का फॉर्मूला CH4 होता है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है. तो you are adding one carbon and two hydrogen atoms, and their chemical properties are same. They have same chemical properties. All the members of a homologous series, it means all alkanes or all alkenes, they have same chemical properties. मतलब alkanes की अपनी सारी chemical reaction same होंगे, alkenes के same हो. इसके अलावा और क्या पढ़ा था आपने? Same chemical properties, but their physical properties varies or changes gradually down the series. ठीक है? हाँ, वो आप जनरल बात लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को. their viscosity increases down the series, their flammability decreases down the series, but better would be you write that they have a gradual change in physical properties or they have a trend of physical properties down the series. yes, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका विस्कोसिटी भी आ जाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाता है, आपकी फ्लेमेबिलिटी भी आ जाती है, तो उनके अपने अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं. ठीक है? तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी अगर लिखेंगे तो जनरल बात लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में. मतलब अगर थर्ड पॉइंट आप लिखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस ग्रेजुअली डाउन द सीरीज, या आप ये लिख सकते हैं कि दे हैव अ ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा जी, पार्ट बी सेज फिगर 4.1 shows the displayed formula of butane. Explain how figure 1.1 shows that a butane is a saturated carbon. Saturated carbon क्या होते हैं? It has all carbon सिंगल बॉन्ड्स. अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो. स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेड फॉर्मूला शोज ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? where you have to write all the carbon atoms separately, but you can show the bonds between carbon carbon atom if you want, but you do not have to show the bonds between carbon and hydrogen atom. सारे हाइड्रोजन आप कंडेंस करके लिख दें. मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ you have 3 हाइड्रोजन, तो you write it like this CH3, then you have another carbon with 2 hydrogen atoms CH2 CH2 and CH3. If you want, you can show the bonds between carbon carbon atoms, but not between carbon and hydrogen atoms. अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों एक्सेप्टेबल है. इनफैक्ट अगर कोई कहता है कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, दो CH2 दो बार है, ब्रैकेट डाल के 2 लिख के यूं लिख दूं, तो ये भी ठीक है. कहां लिखा हुआ है कंपाउंड? यू हैव टू गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन. इन पार्ट 1, each member differ by CH2. आई एम नॉट फॉलोइंग, क्या कह रहे हो? अच्छा जी, आगे कह रहे हैं nonane with 9 carbon atom alkane. How do I know it's an alkane? Because alkane ane लिखा हुआ है ना, present in the naphtha fraction from the distillation of petroleum. State one use of naphtha fraction. naphtha का fraction use क्या है? As a chemical feedstock. When nonane is cracked, short hydrocarbon molecules are formed. Construct the symbol equation for the reaction in which nonane, the formula is C9H20, is cracked and the only products are propane and ethene. Cracking में left hand side पे सिर्फ alkane molecule होता है और कुछ नहीं होता. Propane का formula कैसे बनाओगे? The general formula of alkane is CnH2n plus 2. Propane means 3 carbon atom. When you are going to put 3 in place of n, the formula would be C3H8.
What about ethene? Ethene is an alkene. Alkene's general formula is CnH2n. Ethene means you have alkene with 2 carbon atoms. So इसका formula हो जाएगा C2H4. Now there is no other product form, no hydrogen gas, no other alkane or alkene. It means you have to balance this equation. See on the left hand side you have 9 carbon atoms. इसमें left hand side पे right hand side पे और कुछ नहीं आएगा, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे left hand side पे, वो combustion होती है. 9 carbon on the left hand side, 3 carbon इधर और 2 carbon इधर, 5. तो 9 तो नहीं हुए. What we can do to balance this equation? We can put 3 moles of ethene. अब कार्बन कितने हो गए? 6 और 3 9. हाइड्रोजन प्रोपेन के साथ 8 है और इथीन के साथ है 12. 12 plus 8 is 20. Yes, it is balanced now. सिंबल इक्वेशन लिखनी थी, स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने थे, बस सिंबल इक्वेशन मतलब नॉर्मल केमिकल इक्वेशन. देखिए बेटा, आपने क्रैकिंग की जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो ड्यूरिंग क्रैकिंग इक्वेशन नेफ्टा का यूज क्या है वो आपको याद रखना है. आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल अगर नहीं पढ़ा तो आप उसमें वहां पे पढ़ेंगे कि डिफरेंट फ्रैक्शंस के डिफरेंट यूजेस होते हैं, उनका ऑर्डर भी याद रखना है, उनके यूजेस भी याद रखना है आप. अच्छा, उसके अलावा क्रैकिंग की जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो एल्केन जब क्रैक होता है तो वो स्मॉलर एल्केन और एल्कीन फ्रैक्शंस में क्रैक होता है, और कभी कभार हाइड्रोजन गैस भी बनती है. ठीक है, क्रैकिंग में यस एल्केन के साथ एल्कीन भी बन सकता है, जरूरी नहीं है बने लेकिन बन सकता है. हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है, तभी तो हमने क्रैकिंग का रिएक्शन एल्कीन्स में पढ़ा, एल्केन्स में नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें एल्कीन भी बन रहा होता है. ठीक है जी. तो आप जब C9H20 को क्रैक करेंगे तो उसमें बताया कि प्रोपेन बनेगा और इथीन बनेगा. यू शुड नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला प्रोपेन एंड इथीन. बैलेंसिंग आपको फिर खुद करनी है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं बनाना है. ठीक है जी, आगे ये समझ आगे बढ़े. डिस्टिलेशन हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में. नेफ्था इज अ क्रूड ऑयल फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास नोट्स खोलो, उसमें लिखा हुआ है, सारे फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं लाइन से. अगर आपने नहीं पढ़ा है इनकेस अभी तक, अगर किसी जगह पर रह गया है ये पढ़ना, तो अभी पढ़ना है. ऑर्गेनिक अगर कहीं पे चल रहा है तो ये पढ़ेंगे आप. अच्छा जी, आगे कह रहा है प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट. दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Yes, there can be many answers to this cracking, but here in this question, they are specifically asked us to form propane and ethene as the only product. मैं और कुछ नहीं बना सकता, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है क्रैकिंग में. अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर अ क्लोरीन एटम will replace one of the hydrogen atoms from the alkane molecule. This is substitution reaction. Alkane का जो आपने second reaction पढ़ा है after combustion. State the purpose of ultraviolet light in this reaction. Ultraviolet light is important because it will break this chlorine-chlorine bond, and one of these chlorine atom will now go and it will hit this carbon hydrogen bond और उसको ultimately हटा के मार के हटा के उसके साथ खुद लग जाएगा. तो अल्ट्रावायलेट लाइट इसलिए जरूरी है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा उसके बगैर. इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्शन. प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है जी. कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन का आपने इंथैल्पी चेंज निकालना है. अच्छा, अब इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग. कैसे निकालते हैं? देखिए भाई, इस पेपर में पेपर वैसे मुश्किल नहीं है, बट इस पेपर की क्वालिटी ये है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसने घुमाए. एकदम से बीच में ऑर्गेनिक भी लेके आया, यूजुअली एंड में लेके आता है. नहीं, यू कैन नॉट राइट सब्स्टिट्यूशन फोटोकेमिकल रिएक्शन. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हमने एल्केन्स में जो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और क्रैकिंग, 3 पढ़े हैं बस. फोटोकेमिकल रिएक्शन को हम ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, एल्केन्स का ये वाला रिएक्शन याद रखिएगा, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है. आपने एल्केन के 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के नाम याद लिखने हैं बस. अच्छा भाई, अब आप इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताया है. जब आपके पास इस तरह की बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज गिवन होती हैं तो आप क्या करते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए. यू हैव टू सम ऑफ ऑल दी बॉन्ड इंथैल्पीज एट द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. और हीट क्या आता है? हीट फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट रिएक्टेंट साइड
माइनस हीट रिलीज्ड एट प्रोडक्ट साइड। मैंने ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करवाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, कि आप इसको याद कर लें, एब्जॉर्ब माइनस रिलीज, या लेफ्ट माइनस राइट। मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट पे होंगे ना और रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप जिस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को आप याद कर लें। कुछ लोग लेफ्ट राइट से याद कर लेते हैं, कुछ लोग एब्जॉर्ब रिलीज से याद कर लेते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड माइनस प्रोडक्ट साइड, बॉन्ड एनर्जीज एट रिएक्टेंट साइड माइनस एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के यू हैव टू मेथड्स। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जीज को ऐड कर ले, राइट हैंड साइड पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जीज को ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर दें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई सारे बॉन्ड्स ब्रेक ही नहीं हुए तो मैं सबकी बॉन्ड एनर्जी क्यों ऐड करूं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा। और राइट हैंड साइड पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये तो ब्रेक या फॉर्म हो ही नहीं रहे, तो मैं इनको इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इस तरह से करते हैं ना स्टूडेंट, तो मैंने ये नोटिस किया है पेपर चेक करते वक्त, तो एरर ज्यादा कमिट कर रहे होते हैं बच्चे। अब देखो, अगर किसी चीज को करने में आपके 15 या 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो मैं वो मेथड प्रेफर करूंगा। न्यूमेरिकल्स में आप बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे बॉन्ड एनर्जी जितने भी बॉन्ड दिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ऐड कर लूंगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 347 होता है। अब कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें, इस मॉलिक्यूल में प्रोपेन में 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो मैं 3 इंटू 347 कर दूंगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, सारे गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 413 दी हुई है, तो 8 इंटू 413 कर दिया। फिर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, अच्छा इसके मोल्स कितने हैं, 1 मोल है ना यहाँ पे इक्वेशन में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 2 होगा तो फर्क पड़ेगा ना। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी गिवन है, डेट इज 243, तो वो एक ही है बॉन्ड 243 का, और 1 मोल है क्लोरीन का, मल्टीप्लाई बाय 1। प्रोडक्ट साइड पे देखिए, प्रोडक्ट साइड पे सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही है, अब लेकिन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। पहले कितने थे, 8 थे। और कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, वो अभी भी 3 है, वो सॉरी 2 है। अच्छा मैंने 3 क्यों लिख दिया, ये तो 2 है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो 2 है। ये 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 इंटू 347। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड राइट हैंड साइड पे अभी भी 2 है, 2 इंटू 347। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 7 हो गए, 7 इंटू 413। और एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन गया है ना यहाँ पे, उसका क्या है, 346। साथ में एक हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड बन गया है। हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी है 432, और इन सब का 1 मोल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो तो इट्स ओके, ना भी दिखाओ तो भी इट्स ओके। अगर आप खुद देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी ना, जैसे 2 इंटू 347, 2 इंटू 347 एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि वाई राइटिंग इट, यहाँ पे ये भी 7 और 8 कैंसिल आउट तो नहीं होगा एग्जैक्टली exactly। लेकिन आप, मैं प्रेफर करूंगा आप पूरा लिखें ताकि आप गलती ना करें। ठीक है अमित, ये पढ़ा हुआ है आपने, एब्जॉर्ब माइनस रिलीज, सारे बॉन्ड एनर्जीज एट द लेफ्ट हैंड साइड आप ऐड करेंगे, प्रोडक्ट साइड के आप ऐड करेंगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रूल है हमारा, तरीका है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने का यूजिंग बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। कार्बन बॉन्ड 2 है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 3 है लेकिन उनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2। इधर 1 और 2, वैल्यू निकाल के बताओ इसकी क्या आ रही है। अच्छा भाई देखिए, हमारी क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट तो ऊपर जाएगी ना, क्योंकि आप हमारा टाइम हाफ एन आवर वेस्ट हुआ है, और ज्यादा क्वेश्चंस हैं भी नहीं, जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस थे इस पेपर के वो हमने कर लिए। आगे एक मोल का क्वेश्चन है लिमिटिंग और एक्सेस वाला, मैं वो कराऊंगा, फिर आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा आपको। एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शो दैट दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बने, मतलब ये वाला जो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या हो रहा था, क्लोरीन आके हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग रहा था ना, और उसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होता है, जैसे अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास इथीन मॉलिक्यूल है, उसको अगर हमने क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाता है,
और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और वहां पे क्लोरीन लगेगा, तो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, वेयर ओनली यू गेटिंग ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आप क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, देखो एलई का फायदा कब होता है, जब आप ये एलई कर लेंगे तो अब आप देखेंगे कि कोई कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको नहीं आती थी, तो अब आपने क्लास के बाद उसको डिस्कस करके पढ़ना है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा या आपने पढ़ा हुआ है आप भूल गए या आपका कॉन्सेप्ट वीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं, एडिशन रिएक्शन तो पढ़ा हुआ है बट उसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ये बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है हमें पढ़ते हुए, क्वेश्चन बना हुआ है, तो अब आप जाएं अपने नोट्स पे देखें एडिशन रिएक्शन कहाँ है, वहां लिखें एडिशन रिएक्शन आर दोज वेयर ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ताकि आपको याद रहे। क्या आंसर आया था, -122। यस, राइट आंसर इज -122 किलो जूल पर मोल। यूनिट इज ऑलरेडी रिटन, नहीं लिखा होता तो आप लिखते, उसका एक मार्क अलग से होता फिर। अच्छा जी, आ, देखो ये वाले क्वेश्चन में लिमिटिंग और एक्सेस वाला इसमें नहीं था, आगे वाला था। भाई लेट्स से 15 मिनट्स और लेते हैं, कर लेते हैं पूरा पेपर, हो जाएगा जल्दी। A student adds a large piece of zinc to dilute hydrochloric acid. The zinc is in excess. Excess reactant are those reactant that stays after the reaction. And अगर zinc excess में तो HCl limiting होगा. Complete the equation by adding the state symbols. For देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना state symbols. Symbol equation ये equation है. This is your symbol equation. State symbol यहाँ पे bracket में लिख. Zinc chloride is a soluble salt. All soluble salt have a state symbol of aqueous. Hydrogen is a gas. That's it. इतना सा लिखना था बस. रेट ऑफ अ रिएक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, एज द रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट ग्रेडियंट ऑफ द कर्व represents the rate of a reaction. If you see the gradient of the curve is decreasing and ultimately the gradient becomes zero at this point, where the gradient becomes zero, this tells you that the reaction must have completely stopped. Describe how the shape of the curve in figure 5.1 shows that the rate of a reaction is decreasing with time. The gradient of the curve is decreasing. For 1 mark, you just have to write gradient of the curve is decreasing, because gradient of the curve represents rate of a reaction. If you want, you can write it as well. Gradient of a curve is decreasing and gradient represents rate of a reaction. अच्छा, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, एक मार्क है, सर ने तो एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, अब ये जो नीचे की दो लाइन है इसमें भी तो कुछ लिखना था, नहीं वो नहीं देता, कभी कभार सोच समझ के लाइन, कभी कभार ना उसको पता है कि स्टूडेंट जो है ना वो लिखेगा, इसमें मार्क एक ही है लेकिन वो लिखेगा तो वो दे देता है लाइन, तो आपने परेशान नहीं होना, आपका काम कंप्लीट हो गया है। बट इफ यू आर अनसेटिस्फाइड यू कैन श्योरली राइट ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज डिक्रीजिंग एज ग्रेडियंट, लिखने को तो मैं इसमें 6 लाइन और लिख दूं, लेकिन जरूरत नहीं है ना, gradient represents rate. If you want you can write the formula, volume change in volume upon change in time. ठीक है, क्वेश्चन 5 is from rate of a reaction. rate of a reaction है, explain in terms of collision theory why the rate of a reaction decreases with time. बेटा whenever any reaction progresses, rate of a reaction decreases because particles they get used up. When the particles they get used up, the concentration decreases, so frequency of effective collisions decreases. As reaction progresses, this is not वो वाला नहीं है ये कि आपने वो समझाना है कि फैक्टर क्या चेंज हो रहा है, कंसेंट्रेट चेंज क्या हो रहा है, कंसेंट्रेट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट खत्म होते जाएंगे ना, तो उनकी कंसेंट्रेशन कम होगी, दे विल मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो फ्रीक्वेंसी मतलब फार अपार्ट इस सेंस में कम हो गए ना, अब दूर दूर है वो। कोलिजन थ्योरी की भी डेफिनेशन याद रखना, ये पूछेगा कभी ना कभी आपसे, अभी तक पूछा नहीं है, कोलिजन थ्योरी की डेफिनेशन अलग से पूछेगा, याद है कोलिजन थ्योरी की डेफिनेशन, only those reactant particles in a reaction mixture which have energies equal or greater than activation energy, they undergo effective collisions only. Right? As reaction progresses, rate of reaction decreases as concentration of reactants decreases
they are further away from each other, and frequency of effective collision decreases. वॉल्यूम इंक्रीज होने से तो कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसको बेटा एस के ग्रुप्स पे जरा मैसेज डाल दो, क्लास जो है ना स्टार्ट क्लास एट अराउंड 6:45। एस की है ना इसके बाद, या A2 की है? एक मिनट, लेट मी चेक। एएस है, 6:30 पे एएस थी हमारी। टेम्परेचर वाली बात नहीं आएगी इसमें, टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। टेम्परेचर के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया हुआ, मतलब पता है हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जब जब रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है तो वो टेम्परेचर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिएक्शन में भी तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी, तो हाँ वो फैक्टर इफेक्ट तो करेगा, बट वो इतना इफेक्ट नहीं करता। जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो किसी भी रिएक्शन में जब रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होता है, एज अ रिएक्शन प्रोग्रेसेस, इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट रिएक्ट हो के खत्म होते जाएंगे ना। अच्छा जी, स्टेट सिंबल्स आपको जरूर लिखना है भाई। जिंक क्लोराइड के साथ एक्वस इसलिए लिखा है क्योंकि जिंक क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। अच्छा भाई, मूविंग ऑन। The student repeats the experiment using the same mass of powdered zinc instead of large pieces of zinc. Now he is increasing the surface area. So frequency of effective collision will increase. This will increase the rate of a reaction. Describe and explain the difference in rate. Rate increases as size of particles decreases, surface area increases. The frequency of effective collision decreases. Sorry, increases, not decreases. Increases. अच्छा भाई, गुड न्यूज इज के रिसेंट ईयर्स में मोल्स को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाया जा रहा। लिमिटिंग एक्सेस का क्वेश्चन आ रहा है, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं बेटा, टाइम है अभी। लिमिटिंग एक्सेस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप इजिली कर सकते हैं। मैं अभी आगे इस पेपर में लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा अभी। इस क्वेश्चन में फिलहाल इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग यू कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है। मोल जब आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ भी हो जाए, जब किसी भी चीज की कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन हो, फौरन क्या निकाल दो, उसके मोल्स निकाल दो। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द HCl के मोल्स, कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन इज 0.4, वॉल्यूम इज, कंसेंट्रेशन मोल पर टीएम क्यूब में गिवन होती है, वॉल्यूम जो गिवन है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो वॉल्यूम को आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपके पास ये मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा। आप क्यों निकाल रहे हैं ये मोल्स ऑफ HCl, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 0.0064 लिखना चाहें वो भी सही है। मैंने बस ऐसी, मुझे पता है कि हमेशा जब भी कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन होता है मोल्स के क्वेश्चन में, तो मोल्स तो निकलते ही निकलते। वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ यू सी द इक्वेजन, तो इक्वेजन में आपने ये जो इक्वेजन है इसमें 2 moles ऑफ HCl इज प्रोड्यूसिंग 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऐसा ही है ना? तो आपको इसको स्टोइचियोमेट्री यूज करनी होगी, और स्टोइचियोमेट्री यूज करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मास मास मेथड यूज करें या मास वॉल्यूम मेथड यूज करें। अभी इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस तो है नहीं, तो आप इसकी डायरेक्टली वॉल्यूम तो यूज कर नहीं सकते, तो आप इसके मोल्स निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है मतलब मोल्स निकालने ही निकालने। अब HCl के आप मोल्स यूज करेंगे। इफ यू सी द इक्वेजन, तो फ्रॉम इक्वेजन 2 moles ऑफ HCl इज प्रोड्यूसिंग 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या हाइड्रोजन गैस के मोल्स मांगे हुए हैं, वॉल्यूम मांगा हुआ है? भाई पहले मोल्स निकाल लो फिर वॉल्यूम निकाल लेना।
अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वॉल्यूम निकालना चाहो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। आपको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डीएम क्यूब। यहाँ पे आप 1 मोल ना रखे 24 डीएम क्यूब रख। बट अगर आपने यूनिटरी मेथड ऐसे प्रैक्टिस किया हुआ है कि यू फाइंड मोल्स फर्स्ट एंड देन यू कन्वर्ट मोल्स इनटू मास और वॉल्यूम, तो वो भी आप सही है। 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा हमेशा इस इक्वेशन में। लेकिन क्या अभी आपके पास 2 मोल्स ऑफ HCl गिवन है? नहीं, आपके पास HCl के कितने मोल्स गिवन है? 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल। तो 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल HCl कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाई 2। This will give you moles of hydrogen gas that are produced by this much of acid. लेकिन आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो हाउ वुड यू कन्वर्ट मोल्स ऑफ एनी गैस इनटू वॉल्यूम? जस्ट मल्टीप्लाई मोल्स बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में चाहिए ना फाइनल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 0.077 डेसीमीटर। राइट, मूविंग ऑन। पार्ट डी gives you the एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस रिएक्शन का मेटल और एसिड का रिएक्शन है। वैसे कोई कह रहा था बार बार एक्सोथर्मिक है, आपको पता होना चाहिए ऑल एसिड अल्कली रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मेटल एसिड रिएक्शन आर आल्सो एक्सोथर्मिक। कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट लिखने हैं, इंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी बनानी है, इंथैल्पी चेंज बनाना। देखिए भाई, एक्सो है तो रिएक्टेंट्स must be at a high energy level, product must be at a low energy level. If you want you can just write reactants, मतलब जनरली ऐसे रिएक्टेंट लिख दो, या फिर इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स है वो लिख दो, दोनों सही है। अगर आप इक्वेशन देखें तो ऊपर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक था और HCl था, और प्रोडक्ट साइड पे क्या बना है? प्रोडक्ट साइड पे जिंक क्लोराइड बना है और आपकी हाइड्रोजन गैस बनी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मेक श्योर टू मेक अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम लाइक दिस। इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी लेवल करनी है जो रिएक्टेंट से पीक तक होती है, लेबल इट इज एज EA। और इंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, लेकिन एक्सो में डाउनवर्ड एरो बनता है। ये एरो बनाना जरूरी है। कुछ लोग ना दोनों एरो ऊपर और नीचे दोनों बना लेते हैं, ये गलत है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एरो डाउनवर्ड होगा, एंडो में एरो अपवर्ड होता है, एंड यू हैव टू लेबल इट एज डेल एच। एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व क्या होता है भाई? कर्व बनाया ना मैंने, इस प्रोफाइल को तो कर्व कहते हैं। ये हम फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द हम, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व कौन सा था? डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ aqueous ammonia are added to an aqueous solution of containing zinc ion। अब भाई ये टेस्ट फॉर कैटाइंस का टेबल है। अब अगर आप कहते हैं कि हम याद नहीं करेंगे थ्योरी पेपर के लिए, तो आ गया क्वेश्चन, क्या करोगे 2024 में? ठीक है जी। डेलेज को हाँ अगर आप नेगेटिव लिख दो तो भी आपने एरो बना दिया ना, इट मींस कि वो नेगेटिव है। अब माइनस डेलेज लिख दे, उसने कहा वैसे सिर्फ डेलेज लेबल करना है, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, वैल्यू थोड़ी ना लिख रहा हूँ। हाँ भाई, एक्वस अमोनिया जब जिंक आइंस में डालते हैं तो क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन आई थी? ATP में पढ़ रहे हैं ना आजकल, व्हाइट PPT। ठीक है, soluble in excess giving a colorless solution। कलरलेस सोल्यूशन। अच्छा, एक्सेस अलग लिखना था, सॉरी, ये मैं हमेशा यही कर देता हूँ जल्दी में। पहले व्हाइट PPT और एक्सेस अमोनिया अलग से डाल, तो आप लिखेंगे soluble in excess giving a colorless solution। Describe how to prepare pure dry crystals of zinc chloride after reacting with excess zinc। This is our method of preparing insoluble salts, सॉरी soluble salts। और soluble salt बनाने के लिए जब आप एसिड के अंदर जिंक मेटल को डालेंगे तो जिंक मेटल जो है वो आपका क्या होगा? एक्सेस में डाला है तो यू हैव टू रिमूव द एक्सेस जिंक मेटल। ठीक है, वो वहां तक कर चुका है, जिंक को डाल चुका है एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो आपने वहां से स्टेप्स क्या लिखना है? अगर वो नहीं डालता, वो पूछता कि क्या डाल के बनाया, तो आप 4 मार्क्स का होता। नहीं, वली व्हाइट PPT ऊपर लिखना है, soluble in excess giving a colorless solution अलग लिखना है, वरना एक ही मार्क मिलेगा।
ठीक है, तो ये कह रहा है रिमूव, या आप इसको ऐसे कर लेना, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव रिमेनिंग जिंक। उसके बाद heat the filtrate until saturated solution is achieved। ठीक है, leave it to cool for, क्या मिस कर दिया, heat the filtrate to evaporate water का वर्ड लिखना चाहते हो लिख दो, cool for crystallization wash the crystals with organic solvent and dry it in oven। लिख दो to evaporate water until saturated solution is achieved। हाँ, you can say till point of saturation। अच्छा भाई, इस पेपर में एक क्वेश्चन और है लिमिटिंग और एक्सेस का, जो मुझे हर हाल में आपको करवाना है। 1 मिनट लगेगा, ये वाला पार्ट सुन के जाएं बस। इसमें कह रहा है बोरॉन ऑक्साइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एज शोन, 8 grams of boron oxide reacted with 7.2 grams of magnesium। अब आप कैसे कह रहे हैं, शो बाय कैलकुलेशन दैट बोरॉन ऑक्साइड इज इन एक्सेस। देखो भाई, लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन मुश्किल है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो कि गलत नहीं होगा। जो दो रिएक्टेंट है उनके आप फॉर्मूला लिखें, उनके मोल्स के साथ। इक्वेशन में बोरॉन ऑक्साइड का 1 मोल है, मैग्नीशियम का 3 मोल्स। इनकी जो भी वैल्यूज गिवन है, जैसे यहाँ पे मास गिवन है तो वो मास लिख लो बोरॉन ऑक्साइड का और मैग्नीशियम का। इन मास को कन्वर्ट कर दो मोल्स में। अगर कंसेंट्रेशन वॉल्यूम हो तो भी मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम गिवन हो गैसेस का तो भी आप मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर मासेस गिवन है तो आप वो भी मोल निकाल सकते हैं उसके। अब B2O3 का आपने निकालना है मॉलिक्यूलर मास। बोरॉन का जो एटॉमिक मास है वो है 11, ऑक्सीजन का जो है वो है 16। ठीक है, तो आप बोरॉन ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अगर कैलकुलेटर है किसी के आसपास तो निकाल लो, मेरा कैलकुलेटर। इसका आएगा 2 × 11 + 3 × 16, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। This will give you 114.3 exponent -3, और मैग्नीशियम का आएगा 7.2 divided by 24। This would give you 0.3। उसके बाद सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे, जो मोल्स इनके इक्वेशन में गिवन है ना, उन मोल से इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो। तो पहली वाली वैल्यू तो वही रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर कंपेयर करने में मुश्किल हो रहा है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 0.1143 आए। इनमें से जो वैल्यू बड़ी आएगी वो आपका एक्सेस रिएक्टेंट होता है, और जिसकी छोटी आती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ये क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगा। इसमें 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। फॉर लास्ट 1 मार्क आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो स्टेट, ये सारे लिमिटिंग और एक्सेस वाले क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। वो स्टेटमेंट क्या होती है, देखो
बोरॉन ऑक्साइड का 0.1143 मोल रिक्वायर्स मोर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एज कंपेयर टू 0.1. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड? अब यहाँ पे 1:3 का रेशियो है ना, तो 0.1143 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.3429. बेसिकली 0.3429 मैग्नीशियम is required, which is more than available magnesium, which is 0.1 mole. That's it. अब ये जो भी मोल मैग्नीशियम के स्टोशियोमेट्री से निकालेंगे वो काम है. ये बात हम नेक्स्ट क्लास में जब दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे तो पहले यहाँ इसको डिस्कस करेंगे, याद दिला देना थोड़ा सा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे. नहीं, स्टेप्स बस ऐसे लिख दो आप, और कुछ करने की जरूरत नहीं. ठीक है भाई, ग्रेड 11 स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जा सकते हैं. आप लोगों की क्लास आप लोगों की वजह से आज लेट हुई. मेक श्योर के अगली बार प्लीज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. ठीक है, वी हैव एएस क्लास, तो प्लीज ग्रेड 11 स्टूडेंट्स, आई थिंक लिंक यही शेयर हो गया है पीछे से, तो आई हैव टू कीप द लिंक सेम. आप लोग प्लीज क्लास से चले जाएं. अल्लाह हाफिज.